क्लास 7वीं के स्टूडेंट्स, जय हिंद। इतिहास कक्षा 7 के चैप्टर क्रमांक 2 पर, जी हाँ, इतिहास कक्षा 7 के चैप्टर क्रमांक 2 पर, है ना, पाठ संख्या 2 पर आपको एक वीडियो मैं उपलब्ध करा चुका हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से आपके द्वारा इस चैप्टर के लिए आपकी अब तक की समझ पर आधारित कुल 10 MCQ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अर्थात बहु विकल्प वाले प्रश्न हल किए जाने हैं। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि मैं चैप्टर क्रमांक 2 की बात कर रहा हूं। चैप्टर क्रमांक 2 पर एक वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं और मैं चाहता हूं कि अब तक इस चैप्टर के संदर्भ में आपकी जो समझ विकसित हुई है उस पर आधारित कुछ MCQ क्वेश्चंस, बहु विकल्प वाले जो सवाल हैं उनका जवाब आप दे सकें। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपके समक्ष पहला सवाल है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे? कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन से राजवंश शामिल थे? मतलब कि कन्नौज को जो प्राप्त करना चाहते थे, 3 राजवंश थे जो कि कन्नौज को जीतना चाहते थे। तो वे 3 राजवंश कौन कौन थे? तो देखिए, इसमें क में लिखा हुआ है कि राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार। स्टूडेंट्स, गुर्जर प्रतिहार एक ही है ना? तो राष्ट्रकूट, पाल और गुर्जर प्रतिहार होगा कि चोल, पांड्यन और चेर होगा कि चालुक्य, कलिंग और चंदेल होगा कि राष्ट्रकूट, चेर और चोल होगा। स्टूडेंट्स, आप इसी पृष्ठ के दाहिनी और नीचे देखिए, लिखा हुआ है पेज नंबर 13। तो यदि इस सवाल का जवाब आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो पेज नंबर 13 को आप देख लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समक्ष अब दूसरा सवाल है, 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में। स्टूडेंट्स, 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध का मतलब होता है 601 से लेकर 650। 601 से लेकर 650, उसको हम कहेंगे 7वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, पहला आधा। तो 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? क्या सम्राट अशोक थे कि चंद्रगुप्त मौर्य थे कि हर्षवर्धन थे कि बिंबिसार थे? यदि आप इसका उत्तर जानते हैं तो ठीक, और यदि नहीं जानते हैं तो पेज नंबर 13 का आप अध्ययन कीजिएगा। आपके पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 13। स्टूडेंट्स, एक सवाल यह है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आए? एक चीनी यात्री चाइना से, एक चाइना के ट्रैवलर थे, वो भारत आए थे। तो किस राजा के समय में, है ना? तो अलग अलग राजाओं के समय में अलग अलग लोग आते रहते हैं। तो हमें यह जानना है कि हर्षवर्धन के समय में कौन आए थे? फाहियान आए थे कि हुएनसांग आए थे कि कोलंबस आए थे कि अमेरिगो वेस्पुसी आए थे? तो स्टूडेंट्स, थोड़ा नाम को ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा और इसका सही उत्तर बताइएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपके समक्ष अब चौथा सवाल है, हर्षवर्धन काल का उल्लेख महाकवि वाणभट्ट ने किस पुस्तक में किया है? यानी कि हर्षवर्धन जब राजा थे तो उनके काल का उल्लेख, मतलब ऐतिहासिक कथानक लिखने का काम वाणभट्ट ने किया है। ये तो पक्का बात है कि वाणभट्ट ने किया है, लेकिन उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उस पुस्तक का नाम क्या है? क्या उसका नाम हर्षचरितम है कि नागानंद है कि रत्नावली है या कि प्रियदर्शिका है? तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष अगला सवाल है कि राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था?
चार नाम है दंती दुर्ग, अमोघ वर्ष, कृष्ण प्रथम या कि गोविंद तृतीय। स्टूडेंट्स, राष्ट्रकूट राजा कोई सामान्य राजा नहीं थे। इनके काल में महाराष्ट्र में ऐसी ऐसी मंदिरें बनी है, इतने विशाल विशाल जो हैं गुफाओं में इतने भव्य मंदिर बने हैं। कुछ मंदिर तो एक ही चट्टान को काटकर बनाए गए हैं, जो कि दुनिया का 8वां आश्चर्य माना जाता है। स्टूडेंट्स, तो आप चाहेंगे तो राष्ट्रकूट शासकों के समय में जो मंदिर बने हैं उसको आप YouTube पे भी देख सकते हैं। तो ये जो राष्ट्रकूट शासक थे, है ना, तो उनका जो वंश था, तो उनके वंश का संस्थापक कौन था, ये आपको बताना है। तो इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 13 में मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष अब सवाल नंबर 6 है। राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? जो राष्ट्रकूट वंश था, तो उन लोगों ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? स्टूडेंट्स, देखिए, इतिहास में जो स्थान है वह स्थानों का महत्व किसी कालखंड में होता है, बाद में कोई और स्थान अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। आज जैसे कि आप दिल्ली को देखते हैं या मुंबई को देखते हैं, कलकत्ता को देखते हैं, बेंगलोर को देखते हैं, बड़े बड़े शहरों को देखते हैं। ये बड़े बड़े शहर किसी ज़माने में नहीं थे, लेकिन इससे भी अच्छे स्थान, इससे भी अच्छी राजधानियाँ दूसरे जगहों पे दूसरे नाम से थी, है ना। तो इसमें देखिए 4 नाम आए हैं। एक मान्यखेत, जो कि कर्नाटक गुलबर्गा में है, गुलबर्गा जिला का नाम है। मान्यखेत को मालखेड़ भी बोलते हैं। और दूसरा है कि पाटलिपुत्र, पटना बिहार में जो है, मदुरई जो कि तमिलनाडु में, और वारंगल जो कि तेलंगाना में। तो आपको बताना है कि राष्ट्रकूटों की राजधानी कहाँ थी? मान्यखेत कर्नाटक में, कि पाटलिपुत्र बिहार में, कि मदुरई तमिलनाडु में, कि वारंगल तेलंगाना में। तो इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 13 पर मिल सकता है, यदि आप ध्यान से देखिएगा तो। स्टूडेंट्स, आपके समक्ष सवाल नंबर 7 है, कैलाश नाथ मंदिर। स्टूडेंट्स, कैलाश नाथ मंदिर जो है वो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, और ये एक ही चट्टान का बना हुआ है। स्टूडेंट्स, ये इतनी बड़ी मंदिर है कि ये जो है स्पेस यानी अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। और स्टूडेंट्स, ये एक चट्टान का बना हुआ है, काफ़ी विशाल है ये, और इसको हम लोग दुनिया का 8वां आश्चर्य भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, है ना। और इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बनाया गया है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट कैलाशनाथ मंदिर, इसको आप जरूर YouTube पे देखने का कोशिश कीजिएगा, कैलाशनाथ मंदिर को। तो हमारा सवाल है कि कैलाशनाथ मंदिर, एलोरा और एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किस राजवंश ने किया था? गुर्जर प्रतिहार ने, कि राष्ट्रकूट वंश ने, कि पाल वंश ने, कि चेर वंश ने? इसका जवाब भी स्टूडेंट्स आपको पेज नंबर 13 पर मिलेगा, यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। स्टूडेंट्स, जब हम लोग नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जब हम लोग बात करते हैं तो पाल वंश की हमें याद आती है। और पाल वंश ने भी पूर्वी भारत में लगभग 400 साल तक शासन किया है, ये कोई सामान्य बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको बताना है कि पाल वंश के जो शासक हैं किस धर्म के अनुयायी थे, किस धर्म को मानने वाले थे? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कि इस्लाम धर्म? ठीक है, इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 13 पर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपके समक्ष सवाल नंबर 9 है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। स्टूडेंट्स, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो अवशेष हैं, अभी आज के जो बिहार राज्य के भागलपुर जिले में इसका अवशेष आज भी उपलब्ध है खंडहर के रूप में।
तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चोल वंश के राजाओं ने, कि गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने, कि पाल वंश के राजाओं ने, कि बख्तियार खिलजी ने, है ना। तो इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 15 पर मिल जाएगा, आपके टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 15 पे। अब एक सवाल और रह गया स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि पश्चिमी भारत में, मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में, राजस्थान वाले क्षेत्र में गुर्जर प्रतिहार वंश जो है एक महत्वपूर्ण शासक था। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? स्टूडेंट्स, मैं ये जो बता रहा हूँ आपको, चाहे वो गुर्जर प्रतिहार वंश हो या राष्ट्रकूट हो या पाल हो, ये सारे जो हैं वो हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात पनपते हैं और ये तीनों वंश जो हैं कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होते हैं। ठीक है, और इनकी मंशा होती है कि हम कन्नौज को जीत लें और अपनी राजधानी बनाएं। कौन कौन? 1 नंबर गुर्जर प्रतिहार, 2 नंबर राष्ट्रकूट और 3 नंबर पाल वंश, है ना। तो आपको यहाँ बताना है 10वें सवाल के जवाब के तौर पे कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? राज प्रथम था, कि विजयालय था, कि गोपाल था, कि हरिचंद्र था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल 10 सवाल मैंने दे दिए, इसका जवाब भी आपको पेज नंबर 14 पे मिल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, हमेशा की तरह आपको मैं एक क्लू भी दे देता हूं, देखिएगा ध्यान से कि सभी सवालों में जो ऑप्शन दिए हुए हैं क ख ग घ, उसमें एक एक पूर्ण विराम लगा हुआ है। तो 3 में तो पूर्ण विराम लगा होगा और 1 में पूर्ण विराम जरा छोटा सा लगा हुआ होगा, है ना, या बिंदु के समान कुछ लगा हुआ होगा। तो जिसमें पूर्ण विराम नहीं लगा हुआ है वही आपका सही उत्तर है। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से एक बार सुन लीजिए कि प्रत्येक जो सवाल हैं, कुल 10 सवाल जो आपको दिए गए हैं, उन 10 सवालों में 4-4 ऑप्शन हैं, 4-4 विकल्प हैं और उसमें सभी विकल्पों के मतलब 3 विकल्प के बाद पूर्ण विराम लगा हुआ है, एक खड़ी सी लकीर लगी हुई है पूर्ण विराम जैसा, है ना। लेकिन 1 में नहीं लगा हुआ, जैसे इसी को आप ध्यान से देखिए, राज प्रथम, यहाँ पूर्ण विराम लगा हुआ है, विजयालय इसमें भी पूर्ण विराम लगा हुआ है, गोपाल इसमें भी पूर्ण विराम लगा हुआ है, हरिचंद्र इसमें डॉट जैसा कुछ लगा हुआ है, पूर्ण विराम जैसा नहीं। तो 10वें सवाल का जवाब हो गया हरिचंद्र। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट्स इन 10 सवाल को आपको समझ लेना है, अपनी नोट कॉपी में इसको नोट भी कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद स्टूडेंट्स।